नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं मिलेगा कानून का कवच, जांच और गिरफ्तारी से छूट देने वाले डीएसपी एक्ट की धारा 6(1)(a)(1) में शुरुआत से मानी जाएगी रद्द। और संविधान पीठ ने स्थिति साफ की, कहा 2014 का फैसला पूर्ण प्रभाव से ही होगा लागू। केंद्र सरकार ने 2003 में जोड़ी थी यह धारा, आला अफसरों को मिल जाती थी इससे छूट। अगर देखिए डीएसपी एक्ट की बात करें तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6(a)(1) की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि पीठ ने कहा है कि धारा 6(a)(1) रद्द करने का 2014 में दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू होगा एक तरह से। और आप देखेंगे कि मामला क्या था, ये मामला ये था कि सीबीआई बनाम आर किशोर का मौजूदा मामला 2004 का है, जिसमें अभियुक्त को भ्रूण के लिंग परीक्षण के बदले में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया था। अभियुक्त ने डीएसपी एक्ट की धारा 6(a)(1) को आधार बनाते हुए आरोप मुक्त करने की मांग की थी। सीबीआई के विशेष जज ने अर्जी खारिज कर दी और लेकिन हाईकोर्ट ने राहत दे दी, और जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में केस 2007 से लंबित था, और इस बीच 2014 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने डीएसपी एक्ट की धारा 6(a)(1) को रद्द कर दिया। मौजूदा मामले का कानूनी सवाल 2016 में स्पष्टीकरण के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया था। और देखिए एक तरह से आप लोगों को बता दूं, 5 जो न्यायाधीश रहते हैं ना उसे संविधान पीठ, या आप देखिए 7 इससे ज्यादा रहते हैं तो उन्हें आप लोग संविधान पीठ कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप लोग जो न्यायाधीश देखते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में तय किए जा चुकी कानूनी स्थितियों को देखते हुए स्पष्ट है कि जब किसी कानून को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द किया जाता है तो वह कानून संविधान के अनुच्छेद 13(2) को देखते हुए शुरुआत से ही शून्य और अस्तित्वहीन माना जाता है। पीठ ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कानूनी स्थिति स्पष्ट की है, और यह मामला सीबीआई बनाम आर किशोर का था। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले के गुण दोष के आधार पर फैसला नहीं दे रहा है और मामले को मेरिट पर सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष लगाया जाए। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 13(1) के मुताबिक संविधान लागू होने के पहले के सभी कानूनों जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं शून्य माने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह के फैसलों को जरूर याद रखा करिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये आप देखिए पहली बार G20 के पहली बार 20,000 के पास पहुंचा है निफ्टी। ये आप देखिए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और घरेलू निवेशकों की जमकर खरीदारी की बदौलत कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार बड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ है। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी कारोबार के दौरान पहली बार 20,000 अंकों के स्तर पर पार पहुंचा है। हालांकि अंत में यह आप देखिए 176.40 अंक की तेजी के साथ 19,996.35 पर आप देखते हैं कि बंद हुआ है ये। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। G20 की अध्यक्षता की है हम लोगों ने। और देखिए G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। ये आप लोगों को बता दूं कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसका शिखर सम्मेलन 2008 में पहली बार हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना काम है। अब 21 सदस्य हो चुके हैं इसमें। आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक भारत था, अब इसकी अध्यक्षता आगे किसे सौंपी जा रही है 2024 के लिए? आप देखते हैं कि ब्राजील के राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आप लोग ब्राजील को सौंपी जा रही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे पहले अगर आप लोग बात करें कि हमें किसने सौंपी थी, तो आप देखते हैं कि
हमारे पास किससे आई थी? इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने हमें सौंपी थी, भारत को हस्तांतरित की थी, और हम लोगों ने ब्राजील को सौंप दी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने कराया जन्म संग्रह। कनाडा में खालिस्तान समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम जस्टिन ट्रूडो जब G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, तब ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में आप देखते हैं कि कोलंबिया के सरे में खालिस्तान समर्थकों की ओर से जन्म संग्रह कराया गया। सरे स्थित गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा में खालिस्तान समर्थकों की ओर से आयोजित सभा में आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू भी मौजूद था। ये आप देखते हैं कि जो पंजाब वाला हिस्सा देखते हैं ना, और आप देखते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी शामिल कर लेते हैं, ये हरियाणा को भी शामिल कर लेते हैं, राजस्थान को भी शामिल कर लेते हैं। इसको मिलाकर ये अलग देश, खालिस्तान देश बनाने की मांग करते रहते हैं। चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री लापता। जापान में अमेरिका के राजदूत चीनी रक्षा मंत्री के लापता होने का किया दावा। आखिरी बार 29 अगस्त को बीजिंग में सार्वजनिक रूप से दिखे थे ली सेम्पू। एक तो आपको बताऊं कि देखिए चाइना है ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और चाइना है तो कोई भी गायब हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, परेशान नहीं होना है आपको। आप पाकिस्तान में देख लीजिए या चाइना में देख लीजिए, आप देखें तानाशाही है, कुछ भी हो सकता है। भारत की धरती से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सख्त संदेश, पाक को छोड़ना होगा आतंक का रास्ता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी हुआ। आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बताया, कहा इसे धर्म से जोड़ना गलत है। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करने पर सहमति भी जताई है। आपसी संबंधों को नया आयाम देंगे सऊदी अरब और आप देखते हैं भारत। अगर आप लोग देखें तो हमारा ये आप देखेंगे प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे भारत है, ये आपको सऊदी अरब देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? सऊदी अरब। हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये आप देखिए सऊदी अरब की बात करें तो आप लोगों को देखना चाहिए कौन कौन से देश से सीमा लगती है इसकी। क्वेश्चंस कई बार इस तरह के पूछ लेता है, समझ रहे हैं आप लोग। रियाद इसकी आप देखिए राजधानी, ये आप देखिए यही बहरीन है, कतर है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, फारस की खाड़ी है, कुवैत है, और ये आप देखिए जॉर्डन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ आप लोग नीचे देखेंगे तो ये लाल सागर हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, ये सब आप लोग याद रखा करिएगा। हमारे पड़ोसियों में देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, ये आप देखिए भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब इस तरह के याद रखा करिएगा। इसीलिए कहता हूँ मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा जब भी कुछ पढ़ते हैं आप लोग तो, ठीक है। राजस्थान में आरक्षण 74% करने की तैयारी। ST/SC का आरक्षण 2% बड़ा वोट बैंक साधने का प्रयास है। ओबीसी के लिए 6% बढ़ाने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं गहलोत साहब। एक बात आपको बताऊं कि आरक्षण हमारे देश में सबसे विवादित मुद्दा है, आप देखते हैं, और इस पर राजनीति भी खूब होती है। आप सभी जानते हैं कि अब आप देखिए राजस्थान में इसी साल चुनाव है। अभी तक आप देखिए खोए हुए थे, लेकिन अब चुनाव आया, ये भी करने लगे। हर पार्टी का यही काम है। अब आप देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर आपको देखने को मिल जाएगी, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा पंजाब हो, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप देखिए गुजरात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। और आपको बता दूं कि देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, ये विराट राहुल ने जड़े शतक, कुलदीप ने लिए 5 विकेट। ये आप लोग देखेंगे 13,000 वनडे रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने विराट कोहली, उन्होंने यह कारनामा सबसे तेज किया है। चलिए, तो क्रिकेट तो आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वोटों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है INDIA, रविशंकर कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि जो उद्धव ठाकरे ने अभी बयान दिया है ना, राम मंदिर से लौटेंगे, गोधरा जैसी घटना हो सकती है, तो उसी को लेकर रविशंकर उन पर साध रहे निशाना। और देखिए 2024 में के लिए गठबंधन के लिए इंडिया जो बना ना, उसी की बात हो रही है। और लोकसभा में आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं टोटल। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा होता है। कोहिनूर सहित भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने का अभियान होगा तेज। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने
इसे लेकर दिखाया कड़ा रुख। घोषणा पत्र में आप देखिए भी इस विषय को प्रमुखता से कराया शामिल। 251 मूर्तियां और प्राचीन धरोहर को अब तक दूसरे देशों से वापस लाया गया है। और आप देखिए 2014 के बाद 238 मूर्तियां प्राचीन धरोहर को वापस लाने में मिली है सफलता। किंग्स चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के दौरान चर्चा में रहा था कोहिनूर हीरा, तो उसी की आप देख रहे हैं कि बात हो रही है, कोहिनूर हीरा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। आप देखते हैं कि यही तो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था। सऊदी अरब से आप देखते हैं कि 8 समझौते हुए हैं। इसमें आप देखिए ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग और सऊदी भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के बीच सहयोग, भारत और सऊदी अरब के एक्जिम बैंक में आपसी सहयोग, लघु और मध्यम उद्यम बैंकों के बीच समझौता, राष्ट्रीय धरोहर का आदान प्रदान करने के अलावा दोनों देश भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते वार्ता में तेजी लाने पर भी सहमत हुए। इसके अलावा आप देखिए भारत और सऊदी अरब की कंपनियों के बीच 2 दर्जन से ज्यादा समझौते ज्ञापन हुए। और यह MOU सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, मानव संसाधन समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। G20 देशों ने समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने का लिया संकल्प भी आप देखेंगे। आमजन के साथ किसानों को भी होगा बायोफ्यूल अलायंस से फायदा। पुरी साहब कह रहे हैं अभी दुनिया में $100 अरब का है बायोफ्यूल का बाजार। 2050 तक आप देखते हैं कि 500 से 800 अरब डॉलर का हो जाएगा इसका बाजार। भारत के लिए इससे अपार संभावनाएं भी हैं। और इससे आम भारतीय को क्या फायदा मिलेगा? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से कई तरह के से आम भारतीयों को फायदा पहुंचाएगा। आपको पता है कि पीएम मोदी की सरकार अगले वर्ष देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री सुनिश्चित करने जा रही है। हम यह बिक्री सुनिश्चित करने जा रही, हम यही ठहरने नहीं जा रहे हैं, बल्कि पेट्रोल के साथ डीजल में भी आप देखिए बायोफ्यूल को का मिश्रण करेंगे। अलायंस का सदस्य बनने से हम तकनीक के क्षेत्र में दूसरे देशों से सीखेंगे। पहला फायदा यह होगा कि हमें स्वच्छ ईंधन की खपत करेंगे और आप देखते हैं जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। और दूसरा, किसान जब अपनी फसल को बायोफ्यूल बनाने के लिए देगा तो उसे ज़्यादा कमाई भी होगी। और यहाँ मैं साफ करना चाहता हूँ कि किसानों की फसल बायोफ्यूल के लिए देने से हमारी खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कम लागत में अधिक पैसे भेज सकेंगे प्रवासी। G20 में गरीब देशों के वित्तीय समावेश के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सहमति बनी है। रेमिटेंस को पहले 5 और 2030 तक 3% लाने की कोशिश है। 50% रेमिटेंस होता है G20 से जुड़े देशों में। 500 आप देखते हैं कि 15 अरब डॉलर का रेमिटेंस किया गया 2011 में। 773 अरब डॉलर हो गया है रेमिटेंस 2021 में। 2023 में 223 अरब डॉलर का रेमिटेंस हुआ 2011 में गरीब और विकासशील देशों में। 379 अरब डॉलर का रेमिटेंस हुआ 2021 में गरीब और विकासशील देशों में। एक तरह से आप देखिए जो अपने घर भेजते हैं ना पैसा, उसी की बात हो रही है। लोग बाहर कमाने जाते हैं तो वहां से तो कुछ भेजेंगे। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। राजनीति खूब होती रहती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है। जहां कोई राज्य चर्चा में रह रहा है, वहां चुनाव हो रहे हैं, तो उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इलेक्शन ऑफ कमीशन की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आप देखेंगे कि जो ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था कहने का मतलब है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी स्थापना की बात की गई है। और अनुच्छेद 324 के पढ़ेंगे तो उसमें स्थापना की बात की गई है। गांव और वार्ड स्तर पर बनेंगे आयुष्मान भारत कार्ड। ये आप देखते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए कौशल विकसित करने, रोजगार ढूंढने में दिव्यांगों को की मदद करेगा पीएम दक्ष। और 12 विज्ञानियों को मिलेगा शांति
स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के विज्ञानियों को दिया जाता है यह पुरस्कार। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2022 के लिए है ये, आप लोग याद रखिएगा। और जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जा रहा है उसमें आप देखते हैं कि उसमें CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता के इम्यूनोलॉजिस्ट दीपिमन गांगुली और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के चंडीगढ़ से बायोलॉजिस्ट अश्विनी कुमार, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद के जीव विज्ञानी मदिका सुब्रा रेड्डी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के अक्टू टी बीजू, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के देवव्रत मैती शामिल हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। गांगुली को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कोविड महामारी को लेकर महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए सम्मानित किया जाएगा। अश्विनी कुमार और सुब्बा रेड्डी को जीव विज्ञान और बीजू और मैती को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आप देखते हैं उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के विमल मिश्रा को पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चलिए, और आप देखेंगे कि इंजीनियर विज्ञान श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की दीप्ति रंजन साहू और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के रजनीश कुमार को पुरस्कृत किया है। गणित के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के अपूर्व खरे और आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलोर के नीरज कयाल को पुरस्कार के लिए चुना गया है। भौतिक विज्ञान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के अनिक दास और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के वासुदेव दास गुप्ता को पुरस्कृत किया गया है। चंद्रमा सूर्य के बाद अब समुद्रयान की तैयारी हो रही है। अगले वर्ष हो सकता है गहरे समुद्र में मानव को भेजने के मिशन समुद्रयान का पहला परीक्षण। स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 में बैठकर समुद्र में 6 किलोमीटर गहराई में जाएंगे समुद्री यात्री। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने गंगा में विसर्जित की ससुर की अस्थियां, देख लीजिए, प्राविंद कुमार ने। ये आप देखिए चित्रकूट में बन रहा धनुषाकार स्काई वॉक ब्रिज, 70% काम पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई ब्रिज 70 है, ये आप लोग याद रखिएगा। और 500 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में होगा भार क्षमता इसका। विशेष होगा चित्रकूट गिलास स्काई वॉक ब्रिज। तुलसी जल प्रपात पर पानी की 3 धाराओं चट्टानों से गिरती है। ये लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर एक वाइड वाटर बेड यानी कि जल से या में गिरकर जंगल में लुप्त हो जाती हैं। जैसे ही लोग स्काई वॉक पोल पर चलेंगे तो चट्टानों पर पानी गिरने और नीचे जंगल का नज़ारा भी दिखेगा। इसके अलावा परियोजना स्थल पर रॉक गार्डन, हर्बल गार्डन, कैक्टस गार्डन और इको टूरिज्म एंड ऑन के रूम में आप देखिए व्यू सेट्स का भी प्रस्ताव है। 15 लाख शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। यूजीसी की योजना है 2 से 3 वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य। नैतिकता के साथ ही मानवीय मूल्यों की विकसित किया जाएगा। और आप देखिए जरूरी भी हमारे शिक्षकों को, और शिक्षकों को अगर मिलेगी ये प्रशिक्षण तो बच्चों में आप देखें आएगा वो है। भविष्य के योद्धाओं के लिए भारतीय सेना की दिखी तैयारी। नॉर्थ टेक सिंपोजियम, आधुनिक हथियार दोस्त दुश्मन को पहचानने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक प्रदर्शित हो रही है। हम विश्व के सबसे बड़े रक्षा उत्पादक भी होंगे, ये भी कहा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई ऊंचाइयां छुएगी, थल सेना प्रमुख कह रहे हैं। देश के बांधों की सुरक्षा पर मंथन करेंगे दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञ। और आप देखिए 2021 में नया कानून बनने के बाद बांधों की सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन। 15 देशों के बांध विशेषज्ञ लेंगे भाग। उपराष्ट्रपति धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि इसके, ये भी आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को 15 तक दी राहत। ये आप देखिए उनके खिलाफ दर्ज 2 FIR के संबंध में दंडात्मक एक तरह से कार्रवाई की बात की गई है। यूजी पीजी की 59 किताबों की मैथिली में होगा अनुवाद। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में होगा अनुवाद। और पुस्तकों का चयन आप देखते हैं कि चयन दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU के पाठ्यक्रम के आधार पर को आधार मानकर किया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में उठी कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या। कोर्ट से इस संबंध में स्वतः संज्ञान से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। गाजियाबाद में पिता की गोद में रेबीज पीड़ित बच्चे की मौत का मामला उठाना था, वहीं से बात हो रही है। एक गौ सेवा के प्राकृतिक कृषि का भाव साकार कर रहा है परिवार। रायपुर के व्यवसायी परिवार ने फसल अमृत कराया पेटेंट, प्रत्यक्ष संपत्ति से बनाई गौशाला और 12 राज्यों में दिया तरल जैविक खाद प्रशिक्षण। देख लीजिए, दुकान में आप देखिए काफ़ी वायरल भी हुआ था। गाय की पिती लगाओ देखिए, और गाय का इनके पिती कहते हैं कि अब इंसानों से वफादार पशु हो चुके हैं, ये आप लोग जानते भी हैं। अब आप देखिए, ये आपका संपादकीय पाठ है, ये आपको काफ़ी मदद करता है। प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, हर जगह मदद करता है। आप निबंध लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, वहाँ भी। तो नित्य नूतन हो जाने की प्रकृति है सनातन धर्म। आजकल आप देखेंगे कि सनातन धर्म काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। चलिए तो इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा से है और जिसका आदि या कोई अंत नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक इकाई का गुण धर्म होता है। अग्नि का धर्म ताप और स्पर्श वायु का धर्म है, और मनुष्य का धर्म लोक मंगल के कर्तव्य है। इस तरह संपूर्ण अस्तित्व के संविधान का नाम है, आप देखिए, सनातन धर्म। सनातन धर्म भारत का धर्म है। इसका ध्येय विश्व लोक मंगल पर है। पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की और सनातन को पूरी तरह मिटाने का आह्वान भी किया। स्टालिन की पार्टी द्रमुक के एक और नेता और एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन धर्म को एड्स और कुष्ठ रोग जैसा बता दिया। ऐसे बयान सनातन का अपमान है। इससे करोड़ लोगों का मन आहत होता है। सनातन को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव का कहना है, सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको यह बताए कि इस पर विश्वास कीजिए नहीं तो आप मर जाएंगे। यह आपको प्रेरित करता है कि आपके मन में प्रश्न उठें। प्रश्न और जिज्ञासा सनातन धर्म के महत्वपूर्ण तत्व हैं। विभिन्न कारणों से हुए मतांतरों के बावजूद भारत में बहुसंख्यक इसी धर्म में आस्था रखते हैं। वैदिक काल के दार्शनिक ऋषि प्रकृति और मनुष्य के स्वाभाविक परिवेश के प्रति जिज्ञासु रहे हैं। उन्होंने देखा कि अस्तित्व नियम बंधन में है और उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को भिन्न भिन्न देव नाम दिए। उन्होंने प्राकृतिक नियमों को भी वृत्त, सत्य और धर्म आदि नाम दिए। प्रकृति प्रत्यक्ष सत्य है, उसकी शक्तियां भी प्रत्यक्ष सत्य हैं और नियम भी प्रत्यक्ष सत्य हैं। और आप देखिए, यदि सत्य मानव समाज में भी दिखाई पड़ता है, नियमों का पालन करना कर्तव्य है, यही धर्म भी है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि अग्नि के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है और नदियां ऊपर से नीचे समुद्र की ओर बहती हैं, यह प्रकृति का नियम है और जल का धर्म है। नदियां ऋतावारी कही गई हैं और ऋत अर्थात प्रकृति के संविधान की पालन करता। सूर्य के लिए उल्लेख है कि उसके नियम को इंद्र, वरुण और रुद्र आदि देवता भी नहीं तोड़ सकते हैं। ऋषि वायु से कहते हैं, नियमों के अनुसार चलने वाले मरुदगण और सरस्वती हमारी स्तुतियां सुने। सभी दिव्य शक्तियां प्रकृति के नियमों का पालन करती हैं। नियम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। यदि अस्तित्व का नियम है, इसे ऋत कहते हैं। और ऋत आप देखते हैं कि धर्म और धर्म पर्यायवाची हैं। नियम पालन कराना वरुण देवता का कर्तव्य है। ऋग्वेद के अनुसार यह काम भी वह धर्मानुसार ही करते हैं। सूर्य भी धर्मानुसार संसार को प्रकाश से भरते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, दिन रात सब नियम अनुसार है। सारे नियम सत्य हैं, सनातन हैं। ऋत और सत्य और धर्म एक जैसे हैं। भारतीय परंपरा में विष्णु बड़े देवता हैं, वह अवतार लेते हैं, लेकिन विष्णु के लिए भी धर्म पालन अनिवार्य है। ऋग्वेद के अनुसार उन्होंने 3 पग चलकर ब्रह्मांड नाप दिया था, लेकिन वह कार्य भी धर्मानुसार पूरा किया। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है कि जिससे सूर्य उदय अस्त होता है, उस धर्म को देवताओं ने बनाया। प्रकृति की शक्तियों नियम बंधनों के अनुशासन में है, तो मनुष्य को भी तदनुसार धर्म नियमों का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म का विकास प्राकृतिक नियमों के विस्तार से हुआ है। सनातन धर्म रिलीजन या मजहब नहीं है। रिलीजन और मजहब में एक ईश्वर और एक देवदूत की आस्था है। प्रत्येक मजहब या रिलीजन का एक पवित्र ग्रंथ है, उनके सत्य अंतिम है, उन पर कोई तर्क और जिज्ञासा नहीं हो सकती है। लेकिन सनातन में ईश्वर भी प्रश्न और जिज्ञासा के दायरे में आप देखते हैं कि आते हैं। धर्म नियम धारण करना सभी तत्वों का धर्म है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सभी भूतों का मधुसार है और सभी भूत धर्म का मधुसार है। यही सनातन है। धर्म पालन में जबरदस्ती नहीं है। सनातन में स्वतंत्र विवेक की महत्ता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, इस प्रकार मैंने तुम्हें ग्रह ज्ञान बता दिया, इस पर ठीक से विचार करो और अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो
सो करो। दुनिया के किसी भी ग्रंथ, पंथ, मजहब में ऐसी छूट नहीं है। ऋग्वेद के हजारों मंत्रों में कहीं भी आज्ञा सूचक वाक्य नहीं है। सनातन का आधार विवेकपूर्ण दर्शन है, इसका सतत विकास हुआ है। सनातन धर्म परंपरा में नित्य नूतन हो जाने की प्रकृति है। इसमें आप देखिए काल बाह्य को छोड़ने और काल संगत को जोड़ने की क्षमता है। कुछ काल बाह्य मान्यता भी संभव है। सनातन धर्म में अनेक महानुभावों से ने रूढ़ियों की समाप्ति का काम किया है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद और विवेकानंद आदि महानुभावों ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध लोक जागरण का काम किया। अस्पृश्यता, जाति भेद जैसी बुराइयों को समाप्ति को लेकर डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर लोहिया ने भी खूब परिश्रम किया। तमिल भूमि के वासी कम्बन ने रामकथा लिखी और सनातन धर्म को प्रतिष्ठा दी। इसी भूमि के राजगोपालाचारी ने भारतीय संस्कृति के लिए अविश्वसनीय काम किया। उन्होंने सभी वर्णों के मंदिर प्रवेश की मुहिम चलाई। यहीं से निकले विश्वविख्यात दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को विश्वव्यापी बनाया। उन्होंने जोसेफ स्टालिन को समझाया कि रक्तचाप बुरा है, रक्तपात बुरा है, और इसी भेंट में स्टालिन ने उनसे पूछा कि भारत की लोकप्रिय भाषा कौन सी है। राधाकृष्णन ने हिंदी का नाम लिया। राष्ट्रपति रहे विज्ञानी एपी अब्दुल कलाम भी तमिलनाडु के थे। अद्वैत दर्शन में भक्ति भाव भरने वाले रामानुजाचार्य भी यहीं के थे। आश्चर्य है कि उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान से ऐसे तमाम महानुभावों के कार्यों को भी अपमानित किया है। सनातन धर्म में आज्ञा सूचक संहिता नहीं है। यह 6 प्राचीन धर्म दर्शन लोकायत जैसे नास्तिक दर्शन भी सनातन धर्म का हिस्सा है। यही सुसंगत दार्शनिक दृष्टिकोण है। और सनातन धर्म किसी देवदूत की उद्घोषणा नहीं करते। सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। प्रश्न है कि क्या उदयनिधि स्टालिन इस्लाम या ईसाईयत को भी इसी तरह निशाने पर ले सकते हैं? आखिर वह ऐसा अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं? प्रश्न यह भी है कि द्रमुक के सहयोगी दलों के नेता उनके बयान का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष है। इनके द्वारा आप देखते हैं लिखा गया हृदय नारायण दीक्षित साहब के द्वारा। आजकल आप देखिए धर्म जाति राजनीति भूत काफी हो रही है। जनधन योजना ने किया कमाल। ये आप देखते हैं कि ये 2014 में आई थी ना, उसी की बात हो रही है खाते खुलवाने के लिए। तो हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट में ने सबका ध्यान खींचा है। भारत ने जनधन बैंक खातों, आधार, मोबाइल फोन के उपयोग से वित्तीय समावेशन दर को 80% प्राप्त करने में 6 साल का समय लिया है। और यहाँ आप देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ, इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है विश्व बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखिए जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखें कि जिसके लिए इस तरह के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई के बिना 47 साल लग सकते थे। और जिस देश में दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो गांवों तक उसमें से 15 पैसे ही बचते थे। और उस देश में आज 100 पैसे पूरे मिल रहे हैं। यानी कि कहते हैं कि बीच में आप देखते हैं कि ऊपर से 100 रुपये भेजे जा रहे हैं या 100 पैसे भेजे जा रहे हैं, नीचे तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते थे। बीच में इतना घोपला हो जाता था, भ्रष्टाचार हो जाता। अब कहा जा रहा है कि 100 रुपया भेजे जाते हैं, डायरेक्ट खातों में पहुंच जाते हैं। और आप देखते हैं कि और वह भी सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में। इसका श्रेय मोदी सरकार की वित्तीय समावेशन नीति को जाता है। देश की वित्तीय समावेशन नीति की दिशा में 16 अगस्त 2023 को तिथि किस मील के पत्थर से कम नहीं है। इस दिन देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों की संख्या 50 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़ों को पार कर गई। और इस बैंक खातों की सबसे बड़ी विशेषता कि इनमें से 56% बैंक खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में खुले हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। मोदी सरकार ने देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। ये जरूर याद रखिए डेट, और इस तरह की योजनाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ऐसे परिवार को जीरो बैंक बैलेंस खाता उपलब्ध कराना जो बैंकिंग सेवा से नहीं जुड़े थे, और आसानी से खुल जाता है। इसके तहत हर परिवार को 2 सदस्य जन खाता खोल सकते हैं। धन खाते में पैसे जमा करने और निकालने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इन खातों में बिना किसी शुल्क के फंड ट्रांसफर और मोबाइल बैंकिंग सुविधा मिलती है। इन बैंक खातों में न्यूनतम राशि रखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुक्त रुपये डेबिट कार्ड के अलावा आप देखिए 1000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट, 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। जनधन योजना के तहत आप देखते हैं कि खुले बैंक खातों का सबसे बड़ा लाभ हुआ है केंद्र सरकार को धन के रिसाव को रोकने में मदद मिली है। इसके लिए आप देखिए सरकार ने जनधन
आधार मोबाइल की गठजोड़ से देश में बिचौलिया मुक्त धन हस्तांतरण का नेटवर्क स्थापित किया। इससे आप देखिए हर स्तर पर मौजूद बिचौलियों द्वारा किया जाने वाला फर्जीवाड़ा रोका और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित वर्गों तक पहुंचने लगा है। आज जनधन बैंक खातों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, आपदा सहायता जैसी तमाम योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में किया जा रहा है। अब आप देखिए जो किसान सम्मान निधि मिलती है, अब आप देखते हैं डायरेक्ट बैंक खातों में आ जाती है किसानों की। अगर आप सोचिए कि नहीं होते अकाउंट तो आप देखते हैं बीच में बिचौलिए आ जाते, वो घपला करने लगते, कुछ पैसा लेना देना करते शुरू करने लगते हैं। और आप देखते हैं कि उदाहरण के लिए सरकार ने कोविड महामारी के दौरान जन धन खातों का इस्तेमाल किया और ग्रामीण परिवारों के खातों में तत्काल प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से धन भेजा। मात्र 10 दिनों के भीतर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी गई। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के 7.16 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए, जो वित्त वर्ष 2013-14 में हस्तांतरित राशि 7,367 करोड़ रुपए की तुलना में 100 गुना ज्यादा है। आज 53 केंद्रीय मंत्रालय की 320 योजनाओं के साथ लाभ डीबीटी के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जा रहे हैं। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने डीबीटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत सरकार का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। उनके अनुसार डिजिटलीकरण सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत बनाता है। इसी तरह आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी डीबीटी को गरीबी उन्मूलन का कारगर हथियार बनाया है। अब आप देखिए यहाँ आईएमएफ की बात हुई, इसके बारे में भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेगा। और इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में जरूर आपको एक सामान्य जानकारी रखना है। इसकी अगर बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम है। और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जनधन योजना के विरोधी पहले उस पर व्यंग करते हुए कहते थे कि ये खाते खाली पड़े हैं, लेकिन अब जीरो बैंक बैलेंस खातों की संख्या 58% से घटकर मात्र 8% रह गई। 2015 में जहां जनधन खातों में औसत जमा राशि 1,1065 रुपये थी, अब आप देखिए अगस्त में बढ़कर 4,062 रुपये हो गई। और स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पर करोड़ों लोग बैंकिंग प्रणाली को अपना रहे हैं। अधिकतर खाताधारक गृहिणियां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कम आय वाले दिहाड़ी मजदूर हैं। इसके बावजूद आज इन बैंक खातों में 2.03 लाख करोड़ रुपए जमा है। जनधन खाता धारकों को 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। जनधन योजना महिला सशक्तिकरण का भी कारगर हथियार साबित हो रही है। 2015 में मात्र 15% खाते महिलाओं के थे, जो अब 56% हो चुके हैं। जनधन खाते महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को ऋण लेने और मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को लोन लेने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली वित्तीय समावेशन पहल में से एक है। इस योजना ने आप देखिए समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्ग के समावेशी विकास में योगदान दिया है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लाखों बैंक मित्र करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने में सहायक बने हैं। जिस देश में सरकारी योजनाएं भ्रष्ट तत्वों की लूट का जरिया बन गई हैं, वहां देश भर में बैंकिंग प्रणाली का विकास और योजना का लाभ सीधे बैंक खातों में भेजना आसान नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करके इस असंभव से देखने वाले लक्ष्य को मात्र 9 वर्ष में हासिल कर लिया है। इसे राजनीतिक प्रतिबद्धता और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का नतीजा है। आज बीमा, रसोई गैस, शौचालय, बिजली, सड़क जैसी जो मूलभूत सुविधाएं पहले शहरों तक सीमित थी, वो आज बिना किसी भेदभाव के सभी देशवासियों को उपलब्ध हो रही हैं। लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, इनका नाम है रमेश कुमार दुबे। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। ऊर्जा, क्षमाशीलता का महत्व। मानव जीवन में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वह किसी को उसके अपराध के लिए क्षमा कर देना। हम मनुष्य चाहकर भी दुख देने वाले लोगों को हृदय से क्षमा नहीं कर पाते। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किसी के प्रति आप लोग ईमानदार हैं और आपको वो दुख दे देता है तो आप देखते हैं कि आप चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पाते हैं। और कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी महान बन लीजिए, और अगर ये आप देखेंगे करना सीख गए तो भगवान नहीं बन गया इंसान। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। कनाडा की जो कारस्तानी है, जो आप देखिए खालिस्तान चरमपंथी, जो आप देखते हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, उन्हीं की बातें हो रही है, सब चलता रहता है। बेखौफ अपराधी, भटिंडा में नशा रोक के कमेटी के सदस्य की हत्या के मामले में गंभीरता से लेना होगा। नशे के खिलाफ मुहिम प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पंजाब में आप देखिए नशे की जो लड़ाई भी चल रही है नशे के खिलाफ, और नशा भी खूब चल रहा है। सुख शांति का मंगलमय पथ, ये सनातन धर्म का भारत आत्मा है, उससे पूरी दुनिया को समानता समरसता का उदार चिंतन देकर संपूर्ण मानवता को उपकृत किया है। किंतु अपनी अल्पता के ज्ञान के कारण आज सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, अर्थात जो परिवर्तित भाव से
सदा एक अवस्था में रहता है। चलिए देखिए, एक बात और याद रखिए कि एक बार आप लोग कोई भी टॉपिक रहता है उसके बारे में सामान्य जानकारी देख लीजिए और फ्री हो जाइए। कोई नया अपडेट हो रहा है तो उसे अपडेट करते रहिए। मैं कहता हूं बार बार अपना टाइम बेकार मत करिए। एक टॉपिक बार बार अगर आप देख रहे हैं दोहराया जा रहा है, लिखा जा रहा है उस पर आर्टिकल। भारत ने दिखाया अपना वैश्विक दृष्टिकोण। भारत के डायलॉग और डिप्लोमेसी के नजरिए को देखते हुए G20 सम्मेलन संपन्न हो गया। भारत ने जिस तरीके से दिल्ली उद्घोषणा में पूरी संवेदनशीलता के साथ वैश्विक चुनौतियों और समाधान के मुद्दे को एक साथ उठाया है, उससे भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और NSG जैसे संगठनों की स्थायित्वता ग्रहण करने की राह आसान हो गई। एक ऐसे समय में जब विश्व के देश अपनी संरक्षणवादी नीतियों से समझौता नहीं करते दिख रहे। G20 के मंच पर सर्वसम्मति बनाना नए दौर में बहुपक्षीयतावाद के मोर्चे पर शुभ संकेत है। ये आप देखिए UNSC की बात हो रही है। UN के बारे में सुने हैं, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में शहर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य उनके पास विशेष शक्तियां मिली हुई है और इनमें स्थायी सदस्य में चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें भारत को भी शामिल करने की बात हो रही है। ठीक है। और एक है आप देखेंगे कौन, NSG की बात हो रही है। ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है। ये बात हो रही है न्यूक्लियर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की, और इसकी स्थापना 1974 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संगठन परमाणु हथियारों का अप्रसार, परमाणु ऊर्जा के हस्तांतरण को नियंत्रित करना इसका काम है। ठीक है, ये देख लीजिए, स्वस्ति अस्तु विश्व की भारतीय कामना। ये आप देखिए, काली कमाई की कला, खरी खरी तंज कसा जाता है। 76 वर्ष बाद स्थापना दिवस पर विवाद आप देखिए बंगाल में। हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की भावना। चलिए, ITI ने उतारा अपना लैपटॉप, माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर। कंपनी ने 2 प्रमुख उत्पादों को इंटेल कॉर्पोरेशन के सहयोग से डिजाइन किया है। अब तक 12,000 से ज्यादा PC बेचे। पोर्टल 32 दिन में अपलोड करनी होगी इनवॉइस। 100 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए। इरेडा ने सेबी के पास जमा किए IPO दस्तावेज। इरेडा, ये आप देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात हो रही है। ये आप देखिए सेबी की बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, किसकी, सेबी की, क्योंकि इससे भी आप देखते हैं कि क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी बढ़ाएगी निवेश फर्म KKR। सेबी ने अगस्त में आप देखिए 3,736 शिकायतों का किया निपटान। FTA को शीघ्र अंतिम रूप देंगे भारत ब्रिटेन। मुक्त व्यापार समझौता की बात हो रही है। यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 9% बढ़ोतरी। बारिश की कमी से दलहन का रकबा घटा। 119.91 लाख हेक्टर में हुई दलहन की बुआई 8 सितंबर तक, और 403.41 लाख हेक्टर में अधिक रही धान की बुआई। आप देखते हैं कि हम लोग वर्षा के लिए तरसते रहते हैं। 36 पैसे के ड्राफ्ट को भेजने में बैंक ने खर्च किए 17 रुपये। गजब। वियतनाम यात्रा, चीन से शीत युद्ध नहीं वैश्विक स्थिरता का प्रयास है। हनोई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है। US ओपन मैच के दौरान भारतवंशी ने स्टेडियम में गिलू से चिपकाए पैर। गजब। भेड़ डॉली का खिलौना बनाने वाली ब्रिटिश वैज्ञानी विल्मट का निधन हो गया। 1996 में भेड़ डॉली का खिलौना बनाने वाली ब्रिटिश वैज्ञानी इयान विल्मट का निधन हो गया। वह 79 वर्ष की थी। आप देखिए, इन्होंने इसमें आप देखें, यह पहली बार था जब एक वयस्क की कोशिका का उपयोग कर आनुवांशिक रूप से समान स्तनपायी बनाया गया था। इसके बाद ही इंसानों की संभावित क्लोनिंग को लेकर सवाल उठने लगे। बाद में विल्मट ने स्टेम सेल को बनाने के लिए क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करने का ध्यान केंद्रित किया था।
9/11 की 22वीं बरसी पर अमेरिका ने आतंक की भयावहता पर जान गंवाने वालों को याद किया है। जो आप देखते हैं कि 9/11 को आतंकी हमला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। एक खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। लगातार तीसरे दिन खेलने उतरेगी भारतीय टीम, आज श्रीलंका से होगा सामना। विथ्या सेकंड के 100वें हिस्से से ऊषा का रिकॉर्ड तोड़ने में चूकी है। आप देखें, एथलीट एशियाई खेलों में भाग लेने वाली आर विथ्या की बात हो रही है। इंडियन ग्रां प्री 5 के दौरान नोवाक जोकोविच से 24 नॉकआउट। यूएस ओपन की बात हो रही है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आस के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए रविवार देर खेले गए मैच में रूस के डेनिल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराकर वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के पुरुष सिंगल्स वर्ग में आप देखते हैं कि इन्होंने जीत लिया है। ये जरूर याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच आप देखेंगे 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं, 3 बार फ्रेंच ओपन, 7 बार विंबलडन, 4 बार यूएस ओपन। जोकोविच ये आप देखेंगे, राफेल नडाल को देख लीजिए, 2 बार ऑस्ट्रेलियन, 14 बार फ्रेंच ओपन, 2 बार विंबलडन, 4 बार यूएस। और रोजर फेडरर 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 बार फ्रेंच ओपन, 8 बार विंबलडन, 5 बार यूएस ओपन। सब ये आप देखते रहा करिएगा। अगर दिलचस्पी हुआ करे भक्ति में तो पढ़ लिया करिएगा ये भी। दुनिया रेल रोड से पहुंचेगी, भारत भरेगा खजाना। गजब। ये भारत आप देखिए, पूर्वी कॉरिडोर, सऊदी अरब, यूएई, उत्तरी कॉरिडोर, यहाँ जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, देख रहे हैं, इस तरह से चलेगी है। इसमें आप देखिए भारत, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति पत्र पर दस्तखत किए हुए हैं। ये भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। सारागढ़ी की लड़ाई में हजारों अफगानों ने से भिड़े 21 सिख जवान। 1897 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के सारागढ़ी गांव अब पाकिस्तान में पड़ता है। 10,000 से अधिक अफगानों और 36 सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों के बीच सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी। अभूतपूर्व साहस के साथ सैनिक आखिरी सांस तक लड़ाई लड़े और आप देखिए ऐतिहासिक युद्ध में 600 से ज्यादा अफगानों को मार गिराया था। अटलांटिक महासागर में डूब गया सोने के लदा जहाज। 1857 में आज ही अटलांटिक महासागर में एक तूफान के दौरान एस सेंट्रल अमेरिका जहाज 425 लोगों के साथ डूब गया था। 1988 से 2014 के बीच विभिन्न समुद्री अभियानों के दौरान आप देखिए इससे 10 टन सोना बरामद किया गया था। इसी वजह से इसे सोने का जहाज भी कहा जाता है। पदार्पण करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय ओलंपिक है तेजस्विनी। निशानेबाजी तेजस्विनी सावंत का जन्म 1980 में आज ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 2004 में साउथ एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन गेम्स में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक स्वर्ण जीता और 2006 में आप देखिए राष्ट्रमंडल खेलों 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वर्ष 2010 में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल्स प्रोन स्पर्धा में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर वह ओलंपिक में पदार्पण करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। एक किलाउआ ज्वालामुखी फिर भड़का आप देखेंगे, अमेरिका की हवाई प्रांत में है, आप लोग देखेंगे। सिलीगुड़ी में फिर बिखेरी मैसूर के चंदन की खुशबू को फार्म की मदद से गुलाबी खाड़ी के किसान ने लगाए पौधे और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कम अवधि में ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे किसान इससे। 12 से 15 साल में ये पौधे हो जाएंगे बड़े और 15 किलो चंदन की लकड़ी निकल सकेगी एक पौधे से। शहरी बच्चों में श्वसन संक्रमण का जोखिम होता है ज़्यादा, ये अनुसंधान कह रहा है। 17 सितंबर को सूर्य में समा सकता है निशिमुरा धूमकेतु। आज धरती के करीब से गुजरेगा हरे रंग का धूमकेतु। खगोल प्रेमी कैमरे में कर रहे हैं क्या, और इस संयोजन से 160 गुना बड़ा दिखा धूमकेतु। बिना देखे खीरा काट कर बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। गजब, ओटावा की बात है ये घटना। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी ये खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी संबंध क्या होती है। आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग बता सकते हैं। मेहनत करते रहिए आप लोग हर हाल में, ठीक है।
शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से।